हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करे हैं, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट में कवर करा है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट को एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट को कहते हैं, और वेरिएबल को हम चर कहते हैं हिंदी में। सो स्वतंत्र चर का मीनिंग क्या है, वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। स्वतंत्र चर का अर्थ क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। सो जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब कैसा कारण और प्रभाव संबंध है, हम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये देखने के लिए कि इसका इफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कैसा इफेक्ट दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये कैसा प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरीड इन सम वे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक चर जिसका
विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। तो जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, ये देखने के लिए उसका क्या प्रभाव हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, चेंज करते हो, ये देखने के लिए कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्ट कर रहा है, कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग होता है वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे। मतलब स्वतंत्र चर का मतलब होता है कि स्वतंत्र चर को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, क्योंकि ये देख सके कि ये कैसे प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, मतलब जो आपका ऑप्शन डी है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। अ वेरिएबल विच इज ओनली यूज्ड इन कंट्रोल कंडीशन। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और विकल्प है गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी, मतलब ऑप्शन बी आपका है अ वेरिएबल विच इज सर्व्स एट द एम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये एक्सपेरिमेंट का आपका एम नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका एक्सपेरिमेंट का क्या एम होता है कि ये देखना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसे कारण और प्रभाव संबंध है, ये देखना होता है, ना कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्सपेरिमेंट का एम होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है, मतलब विकल्प बी है, ये करेक्ट हो जाएगा। एक चर जो एक प्रयोग के उद्देश्य के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी अ वेरिएबल विच शोज इफेक्ट और दी मैनिपुलेशन। तो ये इफेक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट नहीं दिखाता है। इफेक्ट और मैनिपुलेशन कर रहे हो, सॉरी, इफेक्ट और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपका इफेक्ट नहीं दिखाता, आपका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट देखते हो और उसका क्या करते हैं, उसको चेंजेस करते रहते हैं, उसको हेर फेर करते रहते हैं। यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है, ये भी गलत हो जाएगा। एक चर जो हमें हेर फेर के प्रभाव दिखाता है, प्रभाव आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे। एक चर जिसका विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेबसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना किसका एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये कौन से डेटा का एग्जाम्पल होगी, हमें ये पता लगाना है। मतलब एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है। तो ये जो आपकी सूचना उपलब्ध है, ये कौन सा उदाहरण होगी, कौन से आंकड़े का उदाहरण होगी, हमें ये पता लगाना है। तो याद रखिए, वेबसाइट पर आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का उदाहरण होगी अगर आपके कोई वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध है। तो अब किस तरीके से, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया गया वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे आपके रिसर्च में दो टाइप का डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। सो सेकेंडरी डेटा उसी तरीके से, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। उसी तरीके से वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो आपके शोधकर्ता खुद उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो रिसर्चर, जो आपके शोधकर्ता खुद जनरेट करते हैं, खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक डेटा और प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल हो गया, ना कि प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, ये गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, इंटरनेट डेटा। इंटरनेट डेटा मतलब इंटरनेट आंकड़े क्या होते हैं आपके, जो आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो, इंटरनेट से आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो इंटरनेट पर, आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे, इंटरनेट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंटरनेट का डेटा होगा। सो यहाँ पर ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है इंटरनेट आंकड़े, ये भी गलत हो जाएगा।
देन ऑप्शन डी रिसर्च डेटा। रिसर्च डेटा मतलब आपके शोधपरक आंकड़े। सो वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती, जरूरी नहीं हो कि वो आपके रिसर्च का ही डेटा होगा, मतलब आपके जो रिसर्च के आंकड़े वही हो, कोई भी दूसरी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। सो आपके यहाँ पर जो रिसर्च डेटा है ये भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भी गलत विकल्प है। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। इन वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब आपके वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है, तो ये आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होंगे, मतलब आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राइटेरिया फॉर रिसर्च प्रॉब्लम इज, शोध समस्या का मानदंड है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, मतलब आपकी जो शोध की समस्या है उसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब उसका मानदंड। मानदंड क्राइटेरिया का मतलब होता है वो कैसी होनी चाहिए। आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, मतलब आप जिस पर रिसर्च कर रहे हो, आपकी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है वो कैसी होनी चाहिए। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कंफ्यूजन, जिसे हम कहते हैं असमझता, मतलब कंफ्यूजन मतलब जिस जो कंफ्यूज क्रिएट करे, जिसपे आपको समझने में प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम जो आपको समझ में ही नहीं आए और जो आपको कंफ्यूजन में डाले। सो ऐसे तो नहीं होना चाहिए आपके रिसर्च प्रॉब्लम, कंफ्यूजन बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप उस पर रिसर्च कर रहे हो। अगर आपकी प्रॉब्लम ही कंफ्यूजन होंगी तो आप कैसे रिसर्च कर पाओगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए है, ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी एम्बिग्यूअस, जिसे हम कहते हैं अस्पष्टता, मतलब इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज जो क्लियर ही नहीं हो। सो एम्बिग्यूअस ये नहीं होनी चाहिए आपकी रिसर्च भी, आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए जो भी आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम है। आपकी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है वो एम्बिग्यूअस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ट्रबलसम, मतलब कष्टप्रद। ट्रबलसम मतलब जो आपको परेशान करे। आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम, आपको एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम लेनी चाहिए जो आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, जिससे आप परेशान ना हो। मतलब ना वो कंफ्यूजन होना चाहिए, ना वो एम्बिग्यूअस होना चाहिए, ना ही वो ट्रबलसम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्रैक्टिकेबल, जिसे हम कहते हैं व्यवहारिकता। ऐसी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए जो प्रैक्टिकेबल हो, जिससे आपके जो भी आपके रिजल्ट मिल रहे हैं वो आप आपकी सोसाइटी पे, आप लोगों पर अप्लाई कर सको। जैसे मान लीजिए आपने किसी ड्रग पर रिसर्च की, आपने एक दवाई बनाई, आपने उस ड्रग को डेवलप करा, कोई डिसीज के अगेंस्ट आपने ड्रग बनाया, तो आप क्या करते हो, उस ड्रग को पब्लिक को दोगे। आप जो भी आपके जो सोसाइटी में लोग हैं जो उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से, जो आपके उस डिसीज से सफर कर रहे हो, उनको आप दोगे। तो आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकेबल हो, जिसमें आप सोसाइटी पर अप्लाई कर सको, जिसमें आप लोगों का भला कर सको। ऐसी होनी चाहिए आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा आपकी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है ये कंफ्यूजन, एम्बिगुएशन, ट्रबलसम नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, मतलब व्यवहारिकता होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, a journalist wanted to record the views of the people on the budget near the market. The sampling method that the journalist will use is, बाजार में समीप एक पत्रकार के संघ के बजट पर लोगों के विचार की रिकॉर्ड करना है। पत्रकार कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट एक मार्केट प्लेस पर गया है और वहां पर लोगों के ओपिनियन ले रहा है जर्नलिस्ट बजट पर। सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो किस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेगा लोगों के ओपिनियन जानने के लिए। मतलब एक बाजार है, उस बाजार में पत्रकार को कुछ बजट पर लोगों के विचारों को रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर जो पत्रकार है वो कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा, हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है। सो जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर, मतलब जब जर्नलिस्ट है ये बजट पर लोगों की ओपिनियन ले रहा है। सो बजट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले तो। बजट क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हर ईयर में एक बजट देती है, मतलब कितना पैसे कहाँ स्पेंड होने वाला है, कितना पैसे हेल्थ पर स्पेंड होने वाला है लोगों के, कितने पैसे एजुकेशन पर स्पेंड करा जाएगा। सो यहाँ पर बजट में ये सारी चीजें डिसाइड होती है। सो बजट पर लोगों की क्या ओपिनियन है, जैसे हर ईयर, हर साल जो है गवर्नमेंट बजट निकालती है। सो यहाँ पर जर्नलिस्ट को ये पता लगाना है कि जो बजट गवर्नमेंट ने निकाला है उस पर लोगों की क्या राय है, उनके क्या विचार है, उनके क्या ओपिनियन है, कि वो बजट सही है या फिर नहीं सही है। उनके हिसाब से उनकी ओपिनियन जान रहे हैं, उनके विचारों को जान रहे हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट।
सो याद रखिएगा जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं। जर्नलिस्ट अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं और वहां पर लोगों से बजट के ओपिनियन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट में गए हैं और वहां पर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं जर्नलिस्ट, मतलब यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज करेंगे। सो याद रखिएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन, और कन्वीनियंस को हम और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। सो किस तरीके से यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो लोगों का ओपिनियन जानेंगे बजट पर। मान लीजिए जर्नलिस्ट कोई मार्केट प्लेस पर खड़े हैं, अब जो लोग उनको दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर कोई भी लोगों के पास जाएंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। अब मान लीजिए इस पर्सन के पास जर्नलिस्ट गए और उनसे ओपिनियन ले रहे, इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जर्नलिस्ट को, तो कोई दूसरे पर्सन से जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स लेंगे। अगर इसने नहीं दिया तो किसी और पर्सन से और जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स देंगे। मतलब यहाँ पर एक एक्सीडेंट की तरह, मतलब डायरेक्टली जाकर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ पर रिसर्चर ने नहीं डिसाइड किया था पहले से कि मैं इस पर्सन को लूंगा। रिसर्चर को तो पता ही नहीं कि मार्केट में कौन से लोग हैं, वो तो डायरेक्टली जा रहे हैं और लोगों से उनका ओपिनियन ले रहे हैं। सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो इस स्टडी को करने के लिए, मतलब बजट पर लोगों के ओपिनियन लेने के लिए कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेंगे, इस प्रतिचयन विधि का उपयोग करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, आप रैंडमली किसी भी लोग को चुन लेते हो। सो यहाँ पर रिसर्चर को पता नहीं कि कौन से लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कौन से लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। सो रिसर्चर यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग नहीं कर सकते। देन ऑप्शन बी नॉन रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग जहां पर रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते, मतलब जहां पर रिसर्चर जजमेंट नहीं लगा सकते कि मुझे इस पर्सन से ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसा नहीं कर सकते रिसर्चर। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिसर्चर है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मतलब जो जर्नलिस्ट है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब गैर यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली जजमेंट सैम्पलिंग भी इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जैसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग अकर्स इज कॉल्ड, उस शोध को क्या कहते हैं जिसके साथ कुछ घटित होता है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली होती है, मतलब जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं। जो चीज अकर हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक चीज है वो कितने बार अकर हो रही है, उस वो कौन सी रिसर्च में हम डिटरमाइन करते हैं, हमें ये पता लगाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेंगू हो गया है, तो आप मानोगे कि आप जैसे कहोगे कि इस पर्टिकुलर सिटी में 6 टाइम्स डेंगू हो गया है। सो 6 बार डेंगू इस पर्टिकुलर सिटी में ये डिसीज 6 बार अकर हुई है। सो यहाँ पर ये क्या बता रही है हमें, फ्रीक्वेंसी की, वो चीज कितने बार अकर हो रही है। कोई समथिंग, मतलब कोई चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कितनी बार अकर हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बताती है कि वो चीज उतनी कितनी बार अकर हो रही है, उस वो घटना कितने बार हो रही है। वो कौन सी रिसर्च बताती है हमें, डायग्नोस्टिक रिसर्च, मतलब नैदानिक शोध। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक शोध। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में हमें किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ये है ये रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसे हम कहते हैं मात्रात्मक शोध। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो नंबर से डील करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, हम उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर उस थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हम किसी थ्योरी को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो भी डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, हमें ऐसा फेनोमेना बता रहा है जो कि अकर हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता करना है, फ्रीक्वेंसी को हम डिटरमाइन कर सके। सो वो हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च में करते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसी तरीके से ऑप्शन डी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम मौलिक रिसर्च कहते हैं, मौलिक शोध।
सो फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो किसी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए कोई फेनोमेना अकर हो रहा है, कोई समथिंग चीज, कोई भी चीज अकर हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च मतलब नैदानिक शोध का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.